जायजा लें और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये बहुत क्लियर है कि कोई ऑयल साइट्स टारगेट नहीं हुई थी, कोई न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर टारगेट नहीं हुआ था। तो इसका नतीजा बिल्कुल साफ है कि इजराइल भी इसके बाद एस्केलेशन नहीं चाहता है। शिया और सुन्नी अभी जब एक वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है इस में, क्योंकि अगर जहां पे इस्लाम की बात आती है तो सबसे ऊपर इस्लाम को लिया जाता है, उसके बाद उसकी सब डिविजन की बात आती है तो हम शिया और सुन्नी की बात कर सकते। चाइना का क्या रुख है, रशिया का क्या है, और मैं खास तौर पे ब्रिक्स के ऊपर भी जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एक अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश ये की जाएगी कि अब इजराइल और ईरान की बीच जो जंग चल रही है, जो टेंशन चल रही है, इसका अंजाम क्या होगा। क्या ईरान के समर्थन में रूस और चीन आएंगे? क्या ओआईसी के देश ईरान के पीछे खड़े होंगे? क्या पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर हथियार या अपनी एयरफोर्स आर्मी की मदद ईरान को देगा? टर्की का क्या रोल हो सकता है? और क्या ये जंग खामनेई चाहेंगे कि और बढ़े? क्योंकि जिस प्रकार से खामेनेई रहे हैं और जिस प्रकार से उनका एग्रेसिव रुख रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो इजराइल पर एक और पलटवार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पलटवार होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल का क्या रुख होगा, और ईरान क्या डैमेज कंट्रोल में लग चुका है? ईरान को भी यह समझ में आ रहा है कि अगर हमने एक और मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर किया तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं, ये जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा। हवाई बातें नहीं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई में ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो अपने दम पर इजराइल का सामना कर सके, या अमेरिका का सामना कर सके, या फिर रूस और चीन और पाकिस्तान, टर्की खुलकर ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे? और अगर नहीं होंगे तो फिर ईरान क्या करेगा, इसको समझना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ी अहम ये बातचीत है। लास्ट तक आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि आज हमने बेहद खास मेहमान को चर्चा में बुलाया है। नाम है मेजर जनरल राजन कोचर सर। सर से सुनते हैं, कई सवाल हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजन। थैंक यू सर, कीमती समय आपने निकाला। दरअसल 1 अक्टूबर के बाद से ही नजरें इजराइल के ऊपर थी कि क्या इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन 25 दिन के इंतजार के बाद इजराइल ने पलटवार किया और 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन की मदद से 2:30 और 5 बजे के बीच कई दनादन अटैक ईरान के ऊपर किए हैं। नुकसान भी हुआ है, ईरान ने भी कबूला है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि खामनेई के पास, आईआरजी के पास, या कहें ईरान के पास क्या ऑप्शन है? क्या अब आगे वो रिप्लाई करेंगे, या ईरान के लिए यही बेहतर होगा कि अब दोनों देश चुपचाप बैठ जाएं? सर राजीव जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हम इसको एनालाइज कर ले तो हम इसको बिल्डअप बाद में हम इसको कर पाएंगे सिचुएशन को। तो अभी जो सिचुएशन है वो बेसिकली एक अमेरिका के साथ डिस्कशन हुआ था इजराइल का, नेतन्याहू का, और ये ज़्यादा एस्केलेशन में नहीं इसको ले जाना चाहते। अभी ये एक रिस्ट्रेंट स्ट्राइक था, 7 स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान में, और जो लोकेशंस हो बेसिकली आपकी मिसाइल बेसिस, मिसाइल साइट्स, आपका रडार सेंटर्स, आपका एयर डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, मिलिट्री बेसिस, कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स, तो इस टाइप की जगह में, और ख़ास तौर पे तेहरान में मेजर स्ट्राइक्स हुई हैं, और तेहरान से और 100-150 किलोमीटर और दूर भी
एक दो शहरों में स्ट्राइक्स हुई। तो अगर हम इसका जायजा लें और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये बहुत क्लियर है कि कोई ऑयल साइट्स टारगेट नहीं हुई थी, बिल्कुल कोई सर। न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर टारगेट नहीं हुआ था। तो इसका इसका नतीजा बिल्कुल साफ है कि इजराइल भी इसके बाद एस्केलेशन नहीं चाहता है। बिकॉज देखिए, अगर एक देश के ऊपर आप हमला करते हैं और वो देश उसका जवाब नहीं देता है, तो उसकी जो आवाम को भी आपको जवाब देना है। और बेसिकली ये एक मैसेजिंग होती है अपने देश के लोगों के लिए भी कि हम कमज़ोर नहीं हैं जी और हम रिटेलिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैं मानता हूं कि टिट फॉर टैट हुआ है। और जो स्टेटमेंट्स ईरान से आ रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि ईरान इसको और एस्केलेट करेगा। तो अभी ओके फिलहाल हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। पर मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है और 65% यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुँच चुका है, और कुछ 90% एनरिचमेंट भी ईरान के पास है, जिससे वो 3-4 वॉरहेड कभी भी तैयार कर सकता है। ओके। तो अगर हम इस पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम इस लड़ाई के बारे में और भी यूं इंसिडेंट्स सुनेंगे। ठीक है सर, 2-3 पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका ने तो खुलकर कह दिया कि अगर ईरान ने अब पलटवार किया तो हम इजराइल की रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन ईरान के साथ कौन खड़ा है सर? क्या मुस्लिम देशों में से कोई देश ईरान के साथ खड़ा हो सकता है? क्या चीन या रूस कोई आ सकता है? न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान जो कि पड़ोस में है, क्या कोई भूमिका, कोई रोल वो प्ले कर सकता है? टर्की जो कि खलीफा बनना चाहता है, वो नेटो के खिलाफ जाकर क्या इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद कर सकता है? कौन है ईरान के साथ सर अब? राजेश जी, आज स्टेटमेंट्स आई हैं, सऊदी अरेबिया ने इसको कंडेम किया है, बहरीन ने इसको कंडेम किया है, इसको यूएई ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया है। तो ये कुछ अरब कंट्रीज हैं, और जो पाकिस्तान को भी अगर हम उसमें उसमें इंक्लूड कर ले मुस्लिम कंट्रीज में, तो इजराइल के एक्शन को कंडेम किया, पहली चीज। जी पर ये लोग ईरान के साथ नहीं है। बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, ओआईसी की बात करें, अगर आप गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बात करें, जीसीसी, इसमें 7 या 8 कंट्रीज हैं, और आप ओपेक की कंट्रीज की बात करें, जो ये सारी जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जी तो ये ईरान की आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलती हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है ओआईसी की मीटिंग्स में, जब जॉइंट स्टेटमेंट की बात होती है और उसमें इजराइल का जिक्र होता है, तो ये जॉइंट स्टेटमेंट्स के लिए ये कंट्रीज ईरान का साथ नहीं देती। तो एक और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं ईरान को छोड़ के, ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ इनका टिल्ट है। ओके ये कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगी जो यूनाइटेड स्टेट्स को अनॉय करेंगी, क्योंकि 8 या 9 मिलिट्री बेसिस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। जी हर गल्फ कंट्री में एक मिलिट्री बेस है, बहरीन में है, कतार में है, और आपका ये सऊदी अरेबिया में है, जी यूएई में है। तो इन हर जगह कंट्रीज जी सिक्योरिटी देने के लिए, इन कंट्रीज के पास सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इतनी ज्यादा फौज नहीं है, इतनी बिल्कुल सर। मजबूत फौज नहीं है। तो उससे अमेरिका इनको प्रोटेक्शन देता है, और इनके पास पैसा बहुत है, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत है, ऑयल जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज बहुत है। तो उसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए ये अमेरिका की तरफ देखते हैं। तो मुझे इसको लगता नहीं है कि ये इसके साथ आएंगे। शिया और दूसरी सुन्नी बात, का भी हम यहाँ पे देख सकते हैं सर, शिया और सुन्नी की भी एक आपस में लड़ाई रहती शिया है, वो एक खेल देख सकते हैं। शिया और सुन्नी अभी जब एक वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है इस ओके
में, क्योंकि अगर जहां पे इस्लाम की बात आती है तो सबसे ऊपर इस्लाम को लिया जाता है, उसके बाद उसकी सब डिविजन की बात आती है तो हम शिया और सुन्नी की बात कर सकते हैं। उसका एक फैक्टर जरूर होता है, पर ये इस युद्ध में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बस हम इसको देख रहे हैं कि इसको सुन्नी एलिमेंट्स भी हैं जो इसको युद्ध में इजराइल के अगेंस्ट है। दूसरा, एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि चाइना का क्या रुख है, रशिया का क्या है, और मैं खास तौर पे ब्रिक्स के ऊपर भी जाऊंगा, और इसको मैं अभी ब्रिक्स से भी लिंक इसको करना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में आपने देखा ईरान को भी शामिल किया गया है ब्रिक्स में, और एससीओ में भी ईरान है। और ये जो ब्रिक्स फोरम है ये चाइना और रशिया सेंट्रिक है, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये दोनों देश ईरान की सपोर्ट में आएंगे। ये अपनी फौजों को नहीं भेजेंगे ईरान के साथ लड़ने के लिए अगर ऐसी कोई नौबत आती है, बट पूरा मटेरियल, एमुनिशन, हथियार, वेपन सिस्टम्स, वेपन प्लेटफॉर्म्स ये देश प्रोवाइड करेंगे ईरान को। एंड एज अ मैटर ऑफ आज की न्यूज़ ये है कि आज की ये भी खबर थी कि रशिया के भी सिस्टम्स लगे हुए थे इसका इजराइल को अटैक्स को, स्पेशली मिसाइल को, इसको रोकने के लिए। तो रशिया और अपनी जो S-30 Su-30 एयरक्राफ्ट इसको ईरान को सप्लाई अपना कर रहा है, और इसको रशियन पायलट्स भी आज पिछले महीने ईरान में आए थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये मैं मानता हूं कि ये कंट्रीज ईरान को मिलिट्रीली मजबूत करेंगी, और आप ईरान को एक वॉश आउट मत समझिए, उसके पास एक फॉर्मिडेबल फौज है। और आने वाले वक्त में अगर ये लड़ाई छिड़ेगी तो स्पेशली पर्शियन गल्फ का जो एरिया है ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। आपका जो पूरा जो ऑयल जो आपका फ्लो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो आप पर्शियन गल्फ और रेड सी के एरिया से होता है। और अगर ये लड़ाई खुदा ना खास्ता अगर ये होती है तो ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी।